स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसी जनरेटर। और ये जो एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया था निकोला टेस्ला ने। और कोई भी युक्ति जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि ये युक्ति किस काम में आती है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो प्रयोग किया जाता है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। और किस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है वही हमें सीखना है। तो ये तो पता लग गया कि किस काम में आता है। उसके बाद हमें ये पता करना होता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रथम नियम, जो क्या कहता है कि अगर किसी भी कुंडली से गुजरने वाले अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित कर दें तो चुंबकीय फ्लक्स की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसका जो ऋणात्मक मान है वो हमें क्या देता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या प्रेरित विभवांतर का मान। और यहाँ पर n क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या। तो चुंबकीय फ्लक्स को जब भी हम परिवर्तित करेंगे प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और अगर कुंडली पूर्ण रूप से बंद है तो एक प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र में तीन चीजें आती हैं, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का क्षेत्रफल और तीसरा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो निकोला टेस्ला ने जो चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया था वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण को परिवर्तित करके किया था कि अगर मैं कुंडली को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में घुमा दूं या घुमाता रहूं तो उससे होगा क्या कि ये जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का वो लगातार बदलता रहेगा, जिससे चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता रहेगा। और जब तक चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। अब चलिए हमें यह भी पता लग गया कि इसका जो कार्यकारी सिद्धांत होता है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रथम नियम। उसके बाद हमें पता करनी होती है इसकी संरचना। अब जब भी हम एसी जनरेटर की संरचना की बात कर रहे होते हैं तो इसमें दो बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ निकलती हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस वाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जा रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में। और हमारे पास एक आयताकार कुंडली होती है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस तरह से स्थित होती है। और ये जो हमारी आयताकार कुंडली है वो एक रॉड के ऊपर बंधी होती है जिसे हम धुरी या एक्सल कहते हैं। और ये जो हमारी एक्सल है वो घूम सकती है और उसको घुमाया जाता है किसी एक बाह्य स्रोत के द्वारा। और जब भी ये घूमेगी तो उसके घूमने की वजह से इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें एक परिवर्तन होगा या कहीं चुंबकीय फ्लक्स में एक बदलाव आएगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब देखिए ये जो हमारी आयताकार कुंडली है वो दो स्लिप रिंग से जुड़ी होती है, मतलब इन्हें हिंदी में कहते हैं दो सर्पी वलय से जुड़ी होती है। और ये जो स्लिप रिंग्स या सर्पी वलय है वो कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। जैसे जैसे कुंडली घूमती रहेगी स्लिप रिंग्स भी घूमती रहेंगी। और दो कार्बन ब्रशेस को इन स्लिप रिंग्स पर दबा करके रखा जाता है ताकि स्लिप रिंग्स के सिरों के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न हो वो कार्बन ब्रश की सहायता से आगे की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाए। तो एक सिरा इसका ऋणात्मक विभव पर होता है, दूसरा सिरा धनात्मक विभव पर होता है। और ये विभवांतर दो तारों की सहायता से हम किसी भी युक्ति से जोड़ सकते हैं। तो जिस युक्ति से जोड़ेंगे उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा और फलस्वरूप उसके अंदर एक धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अब यह है हमारे इस एसी जनरेटर की संरचना की दिखता किस तरह से। अब ये काम किस तरह से करता है हमें वो पता करना होता है। अब देखिए हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो हमारी धुरी या एक्सल है वो एक नियत कोणीय वेग से घड़ी के घूमने की दिशा में घूम रही है। अब होगा क्या कि कोणीय वेग होती क्या है कि कोई भी घूमती हुई वस्तु जितना कोण घूमती है और कोण घूमने में जो समय लगता है उन दोनों के अनुपात से हमें क्या मिल जाता है, कोणीय वेग। और आप ये भी लिख सकते हो कि जितना कोण वो घूमेगी किसी भी समय अंतराल में वो कोणीय वेग को समय से गुणा करने के बाद मिल जाएगा। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालते हुए हमें बीच के कोण की जरूरत होती है और हमने धुरी या एक्सल को एक नियत कोणीय वेग दिया है। तो जहां कहीं कोण की जरूरत पड़ेगी कोणीय वेग को समय अंतराल से गुणा कर देंगे। जिस समय अंतराल के अंदर हमें वो कोण पता करना है तो हमें कोण का मान मिल जाएगा। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ये जो सूत्र है उसमें B क्या है कि दोनों शक्तिशाली चुंबक मिलकर के जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें उस आयताकार कुंडली को रखा गया है वो तो हो गया B।
कुंडली के एक फेरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है a, और यहां पर थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया ओमेगा इंटू टी, कि जिस भी समय पर आप प्रेरित विभवांतर का मान पता करना चाहते हो उस समय पर आप चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल लो, थीटा की जगह क्या रख करके ओमेगा इंटू टी। और फैराडे का प्रथम नियम यह कहता है कि अगर आपको किसी भी समय पर चुंबकीय फ्लक्स पता लग चुका है तो उस समय पर चुंबकीय फ्लक्स की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसका ऋणात्मक मान आपको क्या देगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा क्या आएगा, माइनस का एन, एन क्या है फेरों की संख्या, हम मान लेते हैं कि कुंडली के एन फेरे हैं। तो डी बाई डी टी करना है हमें चुंबकीय फ्लक्स का, जो कि क्या होता है बी ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह हम ओमेगा इंटू टी रख चुके हैं। तो ये जो फेरों की संख्या है वो नियत होती है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखा गया है वो भी नियत है, और कुंडली के जो एक फेरे का क्षेत्रफल है या कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो भी इस पूरी प्रक्रिया में नियत है। तो कॉस थीटा का जो हमारा अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा। तो समय के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा किसका, ओमेगा टी का। यही तो हमारा चेन रूल होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या निकल कर आ रहा है कि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन बी ए। यहां पर आप देखोगे कि ये जो हमारा कोणीय वेग था वो नियत था, वो भी बाहर आ जाएगा। समय का समय के सापेक्ष जो अवकलन है वो क्या आ जाएगा 1, और गुणा कितना साइन ओमेगा टी। तो किसी भी समय पर अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बी ए कॉस ओमेगा टी के थ्रू दिया जाता है तो उस समय पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इस समीकरण के द्वारा दिया जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अधिकतम मान क्या हो सकता है इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का, जब ये अंदर वाला जो कोण है ना वो 90 अंश हो जाए। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, और साइन 90 का मान जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो ये जो मेरा प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान अधिकतम आ जाएगा एन बी ए ओमेगा। और अगर आप इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का न्यूनतम मान पता करना चाहते हो तो अंदर वाला जो कोण है इसको रख दो 270 अंश। तो साइन 90 और साइन 270 मान तो एक ही होता है, लेकिन साइन 270 होता है माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का एन बी ए ओमेगा। इन दोनों ही वैल्यूज के बीच में हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो परिवर्तित होता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। अब देखिए किसी भी समय पर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल का अगर आपको समय के साथ ग्राफ बनाना है तो आप सूत्रों से बना सकते हो कि ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो कॉस वाला जो ग्राफ है समय के साथ वो फॉलो करेगा, कि जब ये हमारा समय 0 होगा तो कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा 1, और वैल्यू कैसी आएगी अधिकतम। तो जब भी कुंडली के क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण या तो 0 होगा या फिर 90 अंश का कोई भी एक समगुणक होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो अधिकतम आएगा। अगर वो 0 पर कैसा आ रहा है प्लस का बी ए, तो पहले समगुणक मतलब 2 गुणा 90 180 अंश पर कितना आ जाएगा माइनस का बी ए, 4 गुणा 90 मतलब 360 पर क्या आ जाएगा फिर से प्लस का बी ए, फिर 6 गुणा 90 मतलब 540 पर फिर से क्या आ जाएगा माइनस का बी ए। तो हर 180 अंश के बाद वो क्या होगा प्लस का बी ए, और अगले 180 अंश के बाद माइनस का बी है। और जहां जहां पर ये जो कोण है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का 90 या 90 का कोई विषम गुणक होगा, वहां चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या आएगा 0। तो 90 कोण पर 0, उसके बाद अगला जो विषम गुणक है वो होगा 3 गुणा 90 270, उस पर भी क्या आएगा 0। फिर उसके बाद क्या होगा कि हर बार जब भी कोण को आप 180 अंश से परिवर्तित करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 ही आता चलेगा। अब यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कोण में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है समय में। तो समय का मान कैसे निकालेंगे कि कोण को अगर मैं कोणीय वेग से विभाजित कर दूं तो मुझे हर कोण पर समय का मान भी मिल जाएगा। तो 0 को अगर मैं ओमेगा से विभाजित करूंगा तो 0, और जब हमारा ये कोण 90 अंश था उसको ओमेगा से विभाजित करूंगा तो ये कितना आ जाएगा पाई बटे 2 ओमेगा। ये हमारा कितना आ जाएगा पाई बटे ओमेगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 3 गुणा पाई बटे 2 इंटू में ओमेगा, उसके बाद 4 गुणा पाई बटे 2 इंटू ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई ओमेगा। इसी तरह से आपको अगर एंगल पता है जो कि 90 का कोई समगुणक या विषम गुणक होगा, उसको आप ओमेगा से विभाजित करते चलो, आपको हर कोण पर क्या मिल जाएगा समय मिल जाएगा कि इतने कोण पर ये समय होगा। और चुंबकीय फ्लक्स तो हमारा कॉस वाला ग्राफ फॉलो कर रहा था। तो साथ ही हमने ये देखा कि फैराडे के प्रथम नियम का प्रयोग करके जब हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र निकाला है तो वो साइन वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है। तो जब जब हमारा कोण 0 या 90 का कोई समगुणक होगा
तो हमारा ये जो विद्युत वाहक बल है वो आएगा 0। और जब जब 90 या 90 का कोई विषम गुणक होगा तो हमारा ये जो विद्युत वाहक बल है वो आएगा अधिकतम। तो 0 पर 0, 90 पर कैसा हो जाएगा अधिकतम, 180 पर घट करके फिर से 0। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो साइन वाला ग्राफ होगा कि जहां जहां हमारा फ्लक्स 0 है वहां वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम, और जहां जहां फ्लक्स अधिकतम वहां वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा, प्लस का NBA ओमेगा, और न्यूनतम मान क्या होगा, माइनस का NBA ओमेगा। तो आप प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में ये कह सकते हो कि जब भी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है तब हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल सबसे कम होता है, और जब जब हमारा ये जो फ्लक्स है वो न्यूनतम होता है उस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए ये जो हमारी कुंडली है उसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे तो कहते हैं आवर्तकाल, और 1 सेकंड के अंदर कुंडली जितने चक्कर लगा रही होती है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो ओमेगा मैंने आपको क्या समझाया था कि कोण और समय के अनुपात से ओमेगा मिलता है। तो अगर एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो कोण तो हमारा हो गया 360 अंश का, जिसे हम 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं, और उसमें समय कितना लग रहा होता है, आवर्तकाल। और 1/, आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति के भी बराबर होता है 2 पाई न्यू। यहाँ पर आवृत्ति क्या है, ये जो हमारी धुरी है या जो कुंडली है वो 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो ओमेगा को हम यहाँ पर 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा आवर्तकाल है उसे हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स शुरुआत में था प्लस का BA, उसे दोबारा से प्लस का BA होने में जो समय लगा है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल, जो कि कितना आ रहा है 2 पाई बाई ओमेगा। और इस समय अंतराल में कुंडली जितने चक्कर लगा रही होती है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। और ये आप प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के बीच के ग्राफ से भी पता कर सकते हो कि शुरुआत में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना था, 0। तो दोबारा से उसे 0 होने में जो समय लगेगा, और 0 भी कैसे, सेम प्रकृति के साथ कि यहां पर देखो बीच में 0 हो तो रहा है लेकिन हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि शुरुआत में वो बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर 0 भी है और प्रकृति समान भी है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में जो समय लगा है वो है आवर्तकाल, और इस समय अंतराल में कुंडली ने जो चक्कर लगाए उसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो उसके लिए हमें ये पता करना होता है कि हम अपनी कुंडली को कितनी तेजी से घुमा रहे हैं। और इंडिया में ये जो कुंडली है उसको घुमाने की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 चक्कर प्रति सेकंड, जबकि अमेरिका और दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जर्मनी वगैरह, वहां पर इस कुंडली को 60 चक्कर प्रति सेकंड से घुमाया जाता है। तो हमारे इंडिया में इसके घुमाने की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। और ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इसका जो नाम है वो इस बात से डिसाइड होगा कि हमने कुंडली को घुमाने के लिए किस यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया है। मान लीजिए आपने कुंडली को घुमाने के लिए जल का प्रयोग किया है, कि हमने एक डैम या बांध बनाया बहुत ऊंचाई पर और वहां से पानी कुंडली पर गिराया, तो कुंडली घूमेगी पानी के गिरने के बाद। तो इस तरह से जब आप प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न करोगे तो उस जनित्र को या उस जनरेटर को हम क्या कहेंगे, जल विद्युत जनित्र। और अगर आप कोयले को जला करके उच्च दाब वाली एक भाप उत्पन्न करते हो और उस भाप को आप कहाँ डालते हो, उस कुंडली पर, और फिर से कुंडली घूमनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे थर्मल जनरेटर या फिर तापीय जनित्र। और अगर आप नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो तो वो आपका जनित्र कहलाएगा नाभिकीय जनित्र। तो इस तरह से कुंडली को घुमाने के लिए हम जिस भी यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करेंगे उसी के हिसाब से हमारे जनित्र का नाम डिसाइड होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी जनित्र का प्रयोग करके मैंने जो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया वो था EM, जो इस स्थिति में कितना था, NBA ओमेगा। और जब मैंने इस विद्युत वाहक बल को किसी एक प्रतिरोध से लगाया तो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हुई EM/R, जो कितनी हो जाएगी, NBA ओमेगा बटे R। और फिर क्या होता है कि जब ये विद्युत धारा उस कुंडली में बहेगी तो कुछ ऊर्जा हमारी खर्च भी होगी, क्योंकि जब भी विद्युत धारा किसी प्रतिरोध के विरुद्ध बहती है तो ऊष्मा के रूप में व्यय होती है। तो जितनी शक्ति हमारी एक राउंड में व्यय होगी वो कितनी होगी, VMIM/2। तो अभी आपको ये जो हमारी विद्युत शक्ति है जो कोई भी जनित्र एक पूरे राउंड में खर्च करता है या उत्पन्न करता है, इसको याद कर लेना है। अब ये आया कैसे, वो अध्याय 7 के अंदर जब हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे तब ये सब कुछ सीखेंगे। उसके अलावा अगर आप ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है इसका पूरे के पूरे एक राउंड में औसत मान निकालना चाहते हो तो वो हमेशा क्या आता है, 0।
शून्य कैसे आता है? क्योंकि प्रत्येक धनात्मक मान के लिए ये जो ऋणात्मक साइकिल है उसमें उतना ही एक ऋणात्मक मान उपलब्ध होता है, और औसत निकालते कैसे? सारे मानों को जोड़ करके हम फिर मानों की संख्या से विभाजित करते हैं, तो जितने हमारे धनात्मक मानों का योग आता है उतना ही हमारे ऋणात्मक मानों का योग आता है, तो औसत मान हमेशा कितना आएगा? शून्य। वो भी हम अध्याय 7 में एक बार निकाल कर भी देख लेंगे। अब चलिए, हमें ये तो पता लग गया कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करें तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार आप चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित ही करो। अगर आपने एक चालक लिया जिसकी लंबाई है L और उसको एक विशेष तरीके से चलाया एक चुंबकीय क्षेत्र में, ना तो देखो ये कोई कुंडली है, बस आपने चालक को लिया है और इस जगह जहां पर ये चलाया जा रहा है वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसके सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। अब ये निकलता कैसे? अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।